बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। अवाम को दावत देता हूं कि आप अपना सियासी हकूक इस्तेमाल करें। आपका सियासी हथियार अपना वोट है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ जमातों ने यह ऐलान किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आप हिस्सा लो, इंतखाबात में शामिल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है, दूसरे जमात अपने मंशूर लेकर आए। हम देखते हैं कि आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर के अवाम क्या फैसला करते हैं। उस तो कहते हैं कश्मीर के अवाम देखते हैं फैसला क्या करते हैं, आप आए वोट डालें। तो वोट तो अवाम ने 8 फरवरी को भी डाला, वोट अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में भी डाला और गिलगित बल्तिस्तान में भी डाला। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फॉर्म 47 तकसीम कर दिया गया और बंदर बांट की गई कि जनाब सिंध मेरा, बलूचिस्तान 50-50 और पंजाब आपका। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसको हथियाने की कोशिश, हर तीसरे दिन गवर्नर राज की धमकी। तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, वो भी आपने वोट जिसका वोट था उसको नहीं दिया। तो अब कश्मीर में भी वही खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में पीटीआई हो या जो भी जो जेन्युइन जमात है, वो जिसका इलेक्शन मैंडेट चोरी होना है, और वो क्यों इलेक्शन लड़ेगी और क्यों वो इस आग में, क्योंकि इस आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि पीटीआई इलेक्शन लड़े, बल्ले का निशान के साथ लड़े। लेकिन आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह सलामत के हुक्म पे वो हुक्म मुअत्तल कर दिया। तो इसलिए अब एक्शन कमेटी है, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है और उसके मुतालबा जो है उसको अब कहते हैं कि नौबत कहाँ तक आ गई है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले ज़रा जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब को सुनाइएगा। साहब ये बयान दे दें कि 10 सीटें और 12 सीटें तो मेरी जेब में पड़ी हुई हैं, बाकी की फिक्र तुम करो, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो फिर किसी का भी एतबार कायम नहीं होगा। लेकिन मुझे बताइए कि जो आपकी 33 बराह रास्त सीटें वो किसकी जेब में होती हैं? अगर 12 सीटें मकबूजा कश्मीर के लोगों की उनके जेब में होती हैं, तो ये 33 किसके जेब में होती हैं? जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत और जिसका पिंडी से ईमा आता है, तो हुकूमत तो आजाद कश्मीर की उसी की बनती है ना। और ये सिलसिला तो चला चला आ रहा है और इसमें कसूर आवाम का भी है कि सब कुछ होने के बाद बिरादरियों की बुनियाद पर, जत्थों की बुनियाद पर और मफाद की बुनियाद पर हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि जो अपनी पार्टियां भी बदलते रहते हैं, अकायद भी बदलते रहते हैं और वो पनपते रहते हैं, आवाम को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए उन 12 सीटों के हवाले से भी गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उसको तय किया जा सकता है, लेकिन नुमाइंदगी को माइनस करने पे तो कोई बात नहीं हो सकती। ये बात तो तय है और मैं समझता हूं। तो ये जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी कहते हैं कि 12 सीटों पे बात हो सकती है और ये कि मैंडेट तो उसी को मिलना चाहिए जिसका है। अब इस सारी कश्मीर पॉलिसी को, ये जो ऑपरेशन किया गया कश्मीर में, जो खेल खेला गया बलूचिस्तान की तरह, पंजाब की तरह और खैबर पख्तूनख्वा की तरह और इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की तरह, अब कश्मीर में कश्मीर की पॉलिसी कहाँ पहुँच चुकी है? जहाँ पे नारा लगता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नवाज के, अब वो अपील कर रहे हैं कि जनाब आएँ और वोट दें और इलाके पाकिस्तान को वोट दें। ये ऐसी हम इस तनज़्ज़ुली में चले गए हैं कि अब हम ये मकबूजा कश्मीर में तो खड़े होकर कोई बात की जा सकती थी, पहले इलाके पाकिस्तान का वोट उधर होता था, इधर इलाके पाकिस्तान का वोट अब बाकायदा मांगा जा रहा है। जरा सुनिए जी ख्वाजा साद रफीक को। जिम्मेदारी है पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी वोटर्स की कि वो बड़ी तादाद में उस दिन निकले और अपना हक, अपना वोट पाकिस्तान के हक में कास्ट करें, नजरिया इलाके पाकिस्तान के हक में कास्ट करें, अपना वोट कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हक में कास्ट करें। और ये पाकिस्तान का हम कश्मीरियों पर हक है, क्योंकि पाकिस्तान ने। तो ये जनाब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब कहते हैं कि खुदा के लिए, इसके लिए आप निकलें। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में फैले हुए कश्मीर क्या सोच रहे हैं, वो इंतहाई मायूस हैं और वो कहते हैं कि हमने इसलिए अपनी जानों के कुर्बानियाँ नजराने पेश नहीं किए और इसलिए हमने सैल्यूट नहीं किया अफवाज पाकिस्तान को कि हमारे साथ आप वही सलूक करेंगे जो मकबूजा में इंडिया हमारे साथ करता है, हमारे बहन भाइयों के साथ करता है। तो लिहाजा आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें, तो उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
اور اس لیے اب پی ٹی آئی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئیں. تو پی ٹی آئی واپس آ کے کرے گی کیا اس کو ضمانت مل سکتی ہے کہ جو ووٹ عوام ڈالیں گے انہیں کو ملیں گے؟ کیا ایکشن کمیٹی بھی بائیک آؤٹ کا اعلان کر دے؟ اگر ایکشن کمیٹی بھی بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو آپ کے بیلٹ باکس جو ہے وہ خالی ہوں گے اور عوام نہیں جائیں گے اور عوام پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ کہاں پہنچے ہوں گے؟ اقوام متحدہ کو آپ خود دعوت دے رہے ہیں اور دلی سرکار کو کھیلنے کی دعوت دے رہے ہیں. مودی سرکار کو آپ کھل کھیلنے کا موقع دے رہے ہیں کہ آئیں جناب آ کے انٹروین. یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن. تو اسی لیے کل جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے وہ کافی گرما گرم اجلاس تھا اور اس میں بادشاہ سلامت کو دبے الفاظوں میں نپے تلے الفاظ میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ جناب حضور والا بہت ہو گئی، آپ ہماری نوکریاں بے شک ختم کر دیں اور سب کچھ کر دیں، لیکن پاکستان کی شہرت کو بچا لیں، کیونکہ شہرگ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اگلا ہے، کیونکہ اس وقت ریاست کے جو دعوے دار ہیں اور ہمارے بادشاہ سلامت اینڈ کمپنی وہ کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ وہ لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کو بچانا ہے، پولیس کو مینج کیا جا رہا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو اس کی پریزنس شو کی جا رہی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا اس گھر کو ایئر بی این بی شو کیا جا رہا ہے اور ایئر بی این بی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمرے میں فلاں تھا، ایک کمرے میں فلاں تھا، ایک کمرے میں فلاں تھا. یہ اس کی وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ باہر کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ڈی این اے رپورٹ جو میچ کر گئی ہے اور باقی جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو مٹایا نہیں جا سکتا. اب صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ نواسہ کو علیحدہ کر دیا جائے اور نواسے کو کہا جائے کہ یہ تو آ گیا تھا، بچہ تھا اور دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بہکاوے میں آ گیا تھا، باقی سارا کام جو ہے وہ دیگر ملزمان نے کیا ہے. تو ریاست اس پہ لگی ہوئی ہے اور ریاستی ادارے اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور ریاستی ادارے کس پہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی آگے جا کے بتاتے ہیں جی. کہ آج پھر منگل کا دن ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچی ہوئی ہیں اور عوام بھی پہنچی ہوئی ہیں. سخت ترین گرمی ہے لیکن عمران خان سے ملاقات کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یہ بیچاری بیٹھی ہیں، 3 بہنیں ہیں اور ارد گرد پولیس ہے اور یہ سچویشن ہے. اس وقت فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں اور یہ عام لوگ ہیں، ساتھ پنجاب پولیس ہے، پنڈی پولیس ہے. اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق، انسانی حقوق کے مطابق ہماری ملاقات کروا دی جائے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. علیمہ خان صاحبہ کو سنوائیے گا جی. ٹائم سے پہلے پہنچ گئے، نورین نیازی 2:30 صاحب بجے ہیں. کے بعد پہنچ گئے تھے ہم. اور ملاقات تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ 5 بجے کے قریب ہوتی تھی. تو یہ ابھی بیٹھے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے 2 سے 4 ہے آفیشیلی جو ٹائمنگ ہے. 2 سے 4 تو اس سے تو بہت پہلے پہنچے تھے. پچھلی دفعہ بھی ہم ٹائم پہ پہنچے تھے، لیکن یہ تو بہانے اور ظاہر ہے کسی نے ہمیں خیر بات بھی نہیں کی تھی. کوئی ہمارے سے یہاں بات کرنے بھی نہیں آیا تھا. جیل حکام نے کسی نے ہمارے سے بات نہیں کی. آپ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابھی اطلاع ایس ایچ او کو صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان کو اطلاع دے دیں، ہم آ گئے ہیں کہ ان کا ہم دے دیں. بتائیے گا کہ ابھی بھی فیملی جو ہے ان کو الاؤ کیا گیا تھا اور آج جو ہے وہ ان کو دوبارہ الاؤ کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. نہیں، نہ انہوں نے بتایا نہ ہم نے پوچھا. تو ابھی ایک بہن ملاقات کریں گی اگر آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے وہاں سے؟ اب یہ نہیں پتا کتنی بہنیں الاؤ ہوتی ہیں. اگر وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ ایک جائیں گے؟ نہیں، ہاں جائیں گے. ہم تو پچھلی دفعہ بھی انتظار میں بیٹھے تھے کہ جائے. نہیں، پچھلی دفعہ کہا گیا کہ آپ لوگ لیٹ آئے ہیں نا. نہیں لیٹ، تب بھی لیٹ نہیں تب بھی ٹائم پہ تھا. بلکہ بشرا ابی کی فیملی ہمارے بعد آئی تھی، ان کو انہوں نے بھیج دیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کہا گیا کہ جی آپ آئیں اور پچھلے کوئی 4 ہفتوں سے یہی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ ملاقات کے لیے جب دروازے کھلے ہیں تو یہ بیٹھی ہیں. نورین نیازی صاحبہ بھی، دروازے بند ہیں. ڈاکٹر عظمہ بیٹھی ہیں، دروازے بند ہیں. علیمہ خان صاحبہ بیٹھی ہیں، دروازے بند ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیے. حل ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سزا بھی ہو جائے اس میں. تو کل گوہر صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہم مزید گرفتاریوں کے اور خان صاحب کی فیملی کے اس کے حق میں نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے اس کیس کے حوالے سے آپ؟ تو کتنے عمران خان جیل قید میں ناحق قید میں ہی ہے نا، ان کے اوپر بھی جھوٹے کیسز ہیں. بشرا بی بی پہ بھی ہیں، ہزاروں لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز ہیں. تو یہاں جب رول آف لا ختم ہو گیا ہے
इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं। फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं। तो इसके अंदर कौन सी बड़ी, यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद आएगी तो आप भी जेल में जाओगे। ये आप इसके हकीकत डर के यही रहोगे है नहीं तो आपको नहीं पता कि कि किसी वक्त आपको उठा यही के ले हकीकत है जाएंगे। जनाब कि आपकी बात पसंद नहीं आएगी, आपको जेल में डाल देंगे। फैसले पहले से लिखे हुए हैं, तो इसलिए अब इन अदालती फैसलों से कोई भी नहीं डर रहा, मुकदमात से भी कोई नहीं डर रहा। वो कहते हैं आएँ और आके डाल दें, जेलों में डालेंगे। अब आते हैं ज़रा एक दो और इसी इन हालात में एक अच्छी खबर भी है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कैद तन्हाई में रखने के खिलाफ दरखास्तें थीं, उस पे जवाब तलब कर लिया है और उसमें एडमिट कर लिया है इब्तदाई हियरिंग के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सुमरो साहब ने। और उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों में जेल से रिपोर्ट मांगी है तफसीली, और उन्होंने ये वाज़ेह किया है, ऑब्जर्वेशन दी है कि कैद तन्हाई और जेल में खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्ज़ामात नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि कैदी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में कैद और सादा कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन इस कैद में अब किस हालत में रखा हुआ है और जो खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सज़ा बिल्कुल भी नहीं दी गई, और नए प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने के इल्ज़ाम झूठे हैं, और लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतालिक सुप्रीडेंट अडयाला जेल हक़ाइक़ पर मबनी तफसीली रिपोर्ट तलब करें, पेश करें। और ये कहा गया कि जबकि पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकीलों ने वाज़ेह किया था, लिहाजा दोनों कैदियों की जेल में हालत और जेल रूल्स के मुताबिक दी गई सहूलियात पर भी रिपोर्ट पेश तलब कर ली गई है, और उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पर रिपोर्ट सबमिट करें और उसकी अगली हियरिंग भी आएगी। अब रियासत इन कामों पे लगी हुई है, और अब अवाम क्या कर रहे हैं, एक झलक आपको मैं दिखाता हूँ कि अवामी सतह पे क्या रद्द-ए-अमल है। ये आप देख रहे होंगे, कुछ तस्वीरें हैं, और तस्वीरें हैं जहाँ भी लगाते हैं वहाँ से लोग उखाड़ देते हैं। और इस तस्वीर ये जो बिल बोर्ड होते हैं जी, और ये हासरपुर में एक जून में वाक़या हुआ था पिछले महीने, और वहाँ पे एक ये तस्वीरें हुक्मरानों की लगी हुई थी, फील्ड मार्शल की और आर्मी चीफ की और बाकी मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की, तो वो हटा दी गई, और ये प्राइवेट जगह थी, वहाँ से ये हटा दी गई। और एक इत्तला है कि आंधी आई और उसमें ये फट गई, और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो दुकान है इसको सील कर दिया गया इस जुर्म में कि आपने ये जो बैनर है, ये पोस्टर है, क्यों उतारा। ये आप देख रहे हैं बिफोर और आफ्टर, ये पहले ये सलूक था, फिर ये लगाया, और अगला पोस्टर दिखाएंगे तो उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं ये आई, और अब क्या किया जा रहा है, अब दोबारा फिर उन्होंने बेचारों ने लगा दी, तो दुकान फिर भी नहीं खुली, और फिर आंधी आई और फिर वो उतर गई, और फिर उन पे नज़ला गिरा जा रहा है। तो बुनियादी बात यह है कि आंधी के बायस, वो कहते हैं जी मोहम्मद उमैर हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है, और उन्होंने कहा कि आंधी के बायस नवाज शरीफ समेत दीगर लीगी अहदेदारों की तस्वीर वाली फ्लैक्स जो है वो फटने पर हासरपुर तहसील इंतजामिया ने दुकानों को सील कर दिया। तो यहाँ तक किया जा रहा है, और ये सब कुछ किया जा रहा है। ये है अवामी रद्द-ए-अमल, और कोई तस्वीरें लगाने के लिए तैयार नहीं, और कोई इनको सैल्यूट करने के लिए तैयार नहीं। मैंने सुबह कश्मीरी बच्ची का एक शॉट सुनवाया था, और वो भी यही सवाल कर रही थी कि हम तो बचपन से ही जहाँ फौजी गाड़ी गुजरती थी हम सैल्यूट करते थे, और जब तक वो गुजर नहीं जाती थी, गुजरने के बाद हम बाय बाय करते थे, और अब वही फ़ौज हमारे साथ और वही फ़ौजी क़यादत हमारे साथ कर क्या रही है। तो ये सिचुएशन इस वक्त है जी मौजूद बुनियादी तौर पर। एक और आपको खबर देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, और वो है हमारी इकॉनमी की। वो कर्ज़े जो हैं बढ़कर कितने हो गए हैं, ज़रा दिखाइएगा जी। जो लोन है, कर्ज़ हैं, वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इस खबर को ज़रा कीजिएगा जी, हाईलाइट किए करें ताकि ये नज़र आए और इसको अवाम जो है वो देख भी सके। तो ये खबर जो है जी उसमें शायद कोई इंटरनेट का इशू आ गया, तो मैं आपको वैसे पढ़कर बता देता हूँ कि इसमें जो लोन है
وہ ہمارا مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ موجودہ خاص طور پہ 4 سالوں کا جو ہے، اور وفاقی حکومت کا مجموعی قرض مئی 2026 کے اختتام بڑھ کر 82 کھرب روپیہ ہو گیا ہے، اور ایک سال کے دوران اس میں 9.5 کھرب 9.5 کھرب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی اکانومی اور یہ ہے پاکستان کی صورتحال۔ تو جولائی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کل جو کور کمانڈرز کانفرنس میں جو کچھ کیا گیا اور جو تشویش کا اظہار کیا گیا اس کو ہمارے بادشاہ سلام کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کو سنبھالا جائے۔